आइए आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का एप्लीकेशन उसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर आपका 9th चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं और वहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं और ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग एडिशन पढ़ते हैं, मैथ में सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। इन सभी चीज को पढ़ने के उपरांत हम लोग अपने जो डेली लाइफ होता है उनमें हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज भी करते हैं। जैसे हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोग जो भी थिंग्स खरीदते हैं, तो खरीदने के एवज में हम लोग उनको कुछ पैसा भी पे करते हैं। तो कितना पैसा पे करना होता है हम लोगों को, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी में सहायता से पे कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यानी कि जो चीज हम लोग गणित में पढ़ रहे हैं उसका डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जो साइन थीटा, कोस थीटा, ये टेन थीटा जो पढ़े हैं, क्या हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जैसे अब कहा जा सकता है कि एक पेड़ है, आपको कहा जाए कि उस पेड़ का ऊंचाई आपको उस पेड़ पर बिना चढ़े ज्ञात करना, कैसे ज्ञात किया जा सकता है? अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू प्लेनेट, हम लोग पढ़ते हैं ना, और ये भी पढ़ते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज 15 करोड़, पढ़ते हैं ना। अब बताइए, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये मून है और ये सन है, ठीक है। मून और सन के बीच का डिस्टेंस जो मापा गया है 15 करोड़ के अप्रोक्सीमेट में बताया गया है। तो अब ये बताइए इस डिस्टेंस को कैसे मापा गया? क्या लगता है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर था और दूसरा व्यक्ति फीता लेकर गया सन के पास, इस तरीके से मापा है, या अर्थ से सन का दूरी मापा है? क्या लगता है आपको? जो हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं फिजिक्स में, साइंस में, वो डिस्टेंस कैसे बताया गया? तो उन सभी डिस्टेंस को इसी ट्राइगोनोमेट्रिक के यूज के आधार पे बताया गया है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक का जो हम लोग जब यूज पढ़ेंगे, उसी यूज की सहायता से हम लोग दो प्लेनेट सन और मून के बीच का डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्लियरली रूप से हम बता सकते हैं। आपको कहा गया एक पेड़ का हाइट बताना, तो एक पेड़ का हाइट जब तक हम लोग इस पेड़ पर चढ़ेंगे नहीं, इस पेड़ का हाइट हम लोग कैसे बता सकते हैं? संभव ही नहीं। फीता ले लेके तब भी नहीं माप सकते ना जी। उसके लिए मापने के लिए हम लोगों को क्या करना, चढ़ना होगा ना। एक व्यक्ति जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक फुलंगी ऊपर शिखर तक नहीं आएगा, इसका तो हाइट बताया नहीं जा सकता। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम लोग इस पेड़ का हाइट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना इस पेड़ पर चढ़े हुए ज्ञात कर सकते हैं? तो यही है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पेड़ का हाइट, किसी भी मीनार का हाइट, किसी भी पहाड़ का हाइट, उस पहाड़ पर बिना चढ़े ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक नदी है, नदी का एक किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है। तो नदी की जो चौड़ाई होगी न, ब्रेथ, तो उसको आपको बिना नदी पार किए बताना है। कैसे बताइएगा? तो वो भी हम लोग इसी चैप्टर में ज्ञात करेंगे कि किसी भी नदी की जो चौड़ाई होगा, ठीक है, वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग हम लोग करके ये सब चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करने में किया जाता है। किसी भी थिंग्स का बिना उस पर चढ़े हुए हाइट ज्ञात कर सकते हैं, और किन्हीं दो बिना, जैसे मान लीजिए कि एक हवाई जहाज आसमान में आपका यहाँ पे उड़ रहा है, दूसरा हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है।
दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी आपको बताना है कि दोनों जहाज कितनी दूरी पे उड़ रही है, ये कैसे बताइएगा। अब हवाई जहाज से आदमी निकल के क्या करे, एक हवाई जहाज यहाँ है उससे उछल के दूसरा हवाई जहाज पे जाएगा, जा सकता है? लेकिन आपको बताना है इस दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या है, तो वही चीज है, डिस्टेंस बताना है और हाइट बताना है। तो एप्लीकेशन जो ट्रिगोनोमेट्री का होगा तो उसका एप्लीकेशन इसी हाइट और डिस्टेंस को बताने में किया जाता है। तो बताने के लिए हम लोग कुछ बेसिक टर्म है, उसी बेसिक टर्म को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बेसिक टर्म क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है वो क्या हो रहा, ऊपर में उड़ रही है, ठीक है। तो उस एरोप्लेन को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लंबवत परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। कहां तक ड्रॉ करेंगे, तो प्लेन, जो आपका प्लेन होगा वहां तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। या नहीं तो हम लोग ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्री है, क्या है, ट्री। तो ये अगर ट्री है तो हम लोग उसके शिखर को, क्या किसको देखेंगे, शिखर को देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रहे या यहां रहे, तो उसके जब हम लोग शिखर को देखेंगे तो शिखर को देखने के लिए व्यक्ति कहां देखेगा, इसी धरती पे ना खड़ा हुआ व्यक्ति। मान लीजिए ये आपका प्लेन, ये क्या है, प्लेन। इस प्लेन पर ये मैन खड़ा है, ठीक है। और मैन जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को जिस समय क्या करता है, ये मैन जो है देखता है, तो उसके आइज से एक रे निकलता है ना, हम लोग जानते हैं कि परावर्तन रे होता, आंखों से टकराने के बाद, उसको ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ता तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये जो है आपका एक लाइट रे होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो होगा, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आंख से तथा ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। रेखा तो खींचा जाएगा नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन होता है, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, जो ऑब्जर्वर होगा, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के आंखों के बीच का जो इमेजिनरी लाइन होगा, उस इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट के नाम से जानते हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आपका ये जो ऑब्जर्वर है यानी कि मैन है, इस ऑब्जर्वर के आइज के, है ना, हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचा जाता है। ये आपका प्लेन है, प्लेन के पैरेलल जो लाइन खींचा जाता है, उस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलिए, प्लेन है, प्लेन के पैरेलल एक लाइन जो खींचे वो आपका कौन लाइन कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आइज के, है ना, सीध में, यानी कि प्लेन के आपका पैरेलल एक लाइन जो खींचे, उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक परपेंडिकुलर हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं पहले से, या पेड़ है, मान लीजिए एक ट्री है, तो पहले से ड्रॉ किया हुआ। तो जैसे ही हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो एक हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जस्ट लाइक ए बी सी। चलिए, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ये देखिए एक एंगल का निर्माण हो रहा है। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता हो गया। अब जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई ना कोई एक आपको भुजा जो है, साइड आपको दिया गया होगा,
और एक एंगल ऑफ एलिवेशन सदैव आपको दिया गया होगा। इसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का कोई भी अदर भुजा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है? तो चलिए अब ये भी हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का एक कंडीशन होता है जब ऑब्जर्वर जो होता है नीचे में होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है ऊपर में होता है। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर क्या करेगा, मुंडी को ऊपर उठाएगा तभी ना देखेगा। मान लीजिए हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है, उस हवाई जहाज को देखने के लिए क्या करेंगे, मुंडी को नीचे करेंगे तो हवाई जहाज दिखेगा? नहीं दिखेगा। मुंडी को क्या करना होगा, तो सर को ऊपर उठाना होगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और ऑब्जर्वर जो होगा वो नीचे रहेगा, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन का निर्माण होता है। ये कंडीशन याद रहेगा। इसके बाद अगला कंडीशन और आता है, मान लीजिए कि ये क्या है आपका एरोप्लेन। एरोप्लेन है और एरोप्लेन में बहुत सा, जैसे अभी क्या हुआ है, यास तूफान आया, पता है ना, पश्चिम बंगाल में यास तूफान। तो नरेंद्र मोदी भ्रमण करने आता है, या जैसे 2017 में क्या कहते हैं बिहार में आया था बहुत बड़ा तूफान, तो नीतीश कुमार क्या कर रहा था, हवाई जहाज पे बैठ करके सर्वेक्षण कर रहा था ना, ऑब्जर्व कर रहा था उस इलाका में जहाँ क्षति हुआ था, हानि हुआ था। तो मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उस पर नीतीश कुमार बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, देख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या क्षति हुआ, ठीक। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है कहाँ है, ऊपर में है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीचे में, ठीक है। तो जिस समय ऐसा होता है तो देखिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये प्लेन पर कोई पॉइंट हो गया और इस ऑब्जर्वर से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, कोई दिक्कत है। उसके बाद ऑब्जर्वर का यहाँ पे आइज होगा, आइज से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। जो प्लेन के पैरेलल जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका आइज के सीधा में होता है, ठीक है, स्ट्रेट में होता है। चलिए, तो अब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो एक इमेजिनरी क्या होगा, लाइन होगा, इसके बीच ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, ये आपका क्या हो गया है, लाइन ऑफ साइट। ये जो इमेजिनरी ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट के नाम से जानेंगे। तो ये देखिए लाइन ऑफ साइट हो गया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में यहां पर भी देखिए आपका क्या हो रहा है, एक एंगल का निर्माण हुआ। तो इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या डिप्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर बन रहा, समझ में आया, जब ऑब्जेक्ट नीचे में होगा, ऑब्जर्वर कहां होगा, ऊपर में होगा, उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और जिस समय ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर में होगा और ऑब्जर्वर कहाँ होगा, नीचे होगा, तो उस समय लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ में आया। तो दो प्रकार का एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिला, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है सदैव इक्वल होता है, यानी कि ये जो है आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सदैव इक्वल होता है। यहाँ पर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो इस जगह पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के रूप से जाना जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर नीचे हो जाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन, ये जो है सदैव इक्वल होता है किसके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सदैव इक्वल होगा। अगर कहा किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा हमेशा। ऐसा नहीं कि किसी एक केस में, ये सदैव ऑलवेज ऐसा ही होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल होता है। एनी प्रॉब्लम? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बना, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बना, इसको याद रखने का शॉर्टकट यही तरीका। जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहाँ पर बनता है, ऑब्जर्वर के आइज के पास बनता है। एंगल चाहे दो कोई भी बने, वो हमेशा एंगल जो बनेगा और जो ऑब्जर्वर होगा उसी के आइज के पास ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एंगल जो बना है कहाँ बना है, ऑब्जर्वर के आइज के पास ही। जब ऊपर में बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, नीचे में बनेगा तो लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सदैव क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट जो है वो क्या चीज है। तो लाइन ऑफ साइट जो है आपका, देखिए ये क्या चीज है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन ना, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है आपका इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आइज ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये जो है आपका लाइन ऑफ साइट क्या चीज है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आइज ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के आइज और ऑब्जेक्ट के बीच का एक इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये खींचा रियल में जाता नहीं। कौन खींचेगा, लाइन खींचने जाएगा? जैसे मान लीजिए कि एक हवाई जहाज में बैठा है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नीचे में, तो कौन खींचने जाएगा, आइज से लेके वहां तक, तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को। तो हॉरिजेंटल लाइन सिंपली, हॉरिजेंटल लाइन इट इज द स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी नहीं, ये आपका ये भी इमेजिनरी है क्योंकि वो आइज के सीधा में एक ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच आर पैरेलल, जो क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, प्लेन की। ये प्लेन है, प्लेन के पैरेलल होता है। ठीक, उसी प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो ये क्या है, एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द किसके किसके बीच का एंगल होता है, तो ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ SIGST साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। Similarly, angle of depression is also defined by, it is the angle between the horizontal line and line of sight. Any problem? देखिए एग्जाम्पल 1 में एक सवाल दिया गया है आपका, ठीक है, चैप्टर 9 का ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर आपका 198 है। तो इसमें जो है सवाल है, कहता है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड तो समझ में आ रहा, जिसपे हम लोग क्या करें, खड़ा होते हैं, स्टैंड होते हैं, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बोलिए या मैन बोलिए या इन एनी थिंग्स ऑन द अर्थ, वो कहां पर होता है, ग्राउंड पर होता है। तो कहता है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड आपका मान लीजिए कि ये क्या है, आपका ग्राउंड है, ठीक, इस पर एक टावर है। तो
तो टावर जो होता है वो वर्टिकली ही ना खड़ा होता है, जैसे मोबाइल का टावर होता है ना, नेटवर्क टावर, उसी प्रकार का अगर कोई भी टावर हम लोग लगाएंगे तो उसको क्या करेंगे, वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लिया गया एक टावर है जो वर्टिकली आपका कहाँ है, वर्टिकली है, स्टैंड है ऑन द ग्राउंड। लेटर ए टावर ए बी, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक टावर ए बी है, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है अगला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट, टावर का फुट क्या इसी में पर टावर का फुट यानी कि निचला वाला पॉइंट, ये आपका ये हो गया। तो कहा गया है कि कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट हम लोग इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ये कहा नहीं क्लियर रूप से, किसी भी और हो सकता है। तो बोला गया है कि कोई पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, ऑन द ग्राउंड विच इज अवे फ्रॉम द, ये आपका क्या है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ टावर से जो है कितना मीटर दूरी पे है, 50 मीटर दूरी पे है आपका सवाल। ये बोला कि वो जो पॉइंट है ग्राउंड पर, वो पॉइंट जो है वो कहां पर है, जो टावर का फुट है उस फुट से 50 मीटर अवे फ्रॉम है, यानी कि से दूर है। तो इधर भी हो सकता है वो पॉइंट, इधर भी हो सकता है। अगर इधर होगा तो इधर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है। एंड बोला गया सवाल में अगला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप यही है आपका, ये फुट हो गया, ये क्या हो गया, टॉप हो गया। तो बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर यानी कि इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दिया गया। तो यानी कि 60 डिग्री दिया गया, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। यहाँ लाइन ऑफ साइट तुमको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। हाँ, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्लियरली हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक क्या कर लिए, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लिए। तो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो सवाल में बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट सवाल में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही ना हाइट है टावर का। इसी हाइट को क्या करना है, आप लोगों को पता करना है कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काम करते हैं, लिखने का तरीका आता है। जो इन्फॉर्मेशन जो है आपका सवाल में दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। एंड सबसे पहला काम क्या करते हैं, फिगर बनाना। सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के उपरांत हम लोग ये फिगर बनाएंगे। जब तक ये फिगर नहीं बनेगा आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। सवाल को सॉल्व करने के लिए एट फर्स्ट वी ड्रॉ अ फिगर, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो मान लिए कि ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो क्या है, सी है। तो अब गौर से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आपको ये हाइट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हाइट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB, यही ना, हाइट ऑफ टावर क्या AB है। हम लोगों को AB क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ये आपका कहा गया है सवाल में कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जो कितना है आपका, जो फुट ऑफ टावर से 15 मीटर
क्या है, दूर है, तो हम लोग रिलेट करते हैं एंड अ पॉइंट सी, point C on the ground which away from the foot of टावर विच इज 15 मीटर, या हम लोग यहाँ लिखते विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एंड क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है आपका 60 डिग्री। तो जो इंफॉर्मेशन जो है आपका इस सवाल में दिया गया होगा उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB, ठीक है, इतना तो आपको हमेशा लेट करना होगा। जैसे ही लेट कर लेते हैं, अब हम लोग आगे का काम क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट B इज इक्वल टू 90 डिग्री। B पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि वर्टिकली खड़ा है। हम लोग चले आएंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC में। चलिए, आपको हर एक सवाल में जो है एक एंगल आपको मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, और नेक्स्ट एक जो साइड होता है वो दिया रहता है, चाहे किसी भी प्रकार का। यहाँ पे बहुत सारा सवाल मिलेगा, हर एक सवाल में एक एंगल दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा। आपको ये दूसरा साइड क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे साइड और एंगल के बीच में, पढ़े थे नहीं पढ़े थे। जैसे हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, P/H। ये जो है थीटा कहाँ होता था, इस जगह होता था कि नहीं होता था। तो थीटा ये है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर P/H। तो P कौन है, ये है, H कौन है, ये है, ये आपका P है, ये H है, और ये आपका क्या है, B है। तो अब आपको यही दिमाग लगाना है कि अब यहाँ पे हम लोग कौन सा रिलेशन लेंगे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, जिससे कि ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब गौर से देखिए, अगर साइन थीटा लेते हैं तो किस दो साइड में रिलेशन आता है, P और H में। तो बताइए, क्या इसकी सहायता से ये साइड निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भुजा आपको पता ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग कोस ले लेते, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है। तो B और H, तो इस दोनों में लेंगे तो होगा क्या, ये वाला साइड आपको पता है, एंगल का मान दिया गया है, तो एंगल का मान पुट करेंगे तो इससे आपका H निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा। लेकिन सवाल में बोला H आपको निकालना ही नहीं, यानी कि साइन भी नहीं ले सकते, यहाँ कोस भी नहीं ले सकते हैं। तो अब टेन को लगा के देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P/B। तो देखिए, तो B ये है, B ये, तो B दिया गया है और P हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दिया है, ये तो आपका आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 का रिलेशन लेंगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे P जो है AB है, तो हम लोग लिखेंगे AB, और B जो है आपका क्या है, BC है, तो लिखेंगे समझना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC जाने के बाद यहाँ पे हमको एक रिलेशन लेना होता है, वो रिलेशन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे।
जब तक ये रिलेशन हम लोग सही नहीं लेंगे तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब हम लोग को पता कैसे चला कि यही दे रहे हैं, तो समझ में आया। जो साइड आपका दिया गया होगा और जो साइड आपको पूछा होगा, उस दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ लिखना। अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये वाला भुजा दे दिया, h बराबर 15 मीटर दे दिया, आपको ये वाला निकालना था, हाइट निकालना था, ठीक। तो बताइए कौन सा रिलेशन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले, जो साइड दिया गया होगा और जो साइड प्राप्त करने के लिए कहा गया होगा, फाइंड आउट करने कहा गया होगा, उस दोनों में रिलेशन लेंगे। तो ये P है और ये क्या है, H है। तो P और H में कौन सा रिलेशन, तो साइन का। तो यहाँ लिख देते साइन 60 डिग्री बराबर। समझ में आया। अगर मान लीजिए कि ये दिया गया है और ये हमको पूछ रहा B बराबर वाट, ये वाला भुजा कह रहा है निकालने के लिए, तो बताइए कौन सा रिलेशन लेंगे, कोस थीटा लेंगे, क्योंकि इस दोनों के बीच में B और H में कोस थीटा का रिलेशन आता है। आता तो है आपका कोस का भी और सेक का भी, सेक का भी आता है ना, लेकिन सेक नहीं लेंगे क्योंकि कोस से हम लोग इजली वैल्यू निकाल लेते, तो सेक क्यों लेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको इसी 3 रिलेशन का ही प्रयोग करके इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सारा सवाल बना। इसमें मेन फंडा क्या रहा आपका, कि जो साइड आपका क्या कहते हैं दिया हुआ होगा और जो साइड आपका क्या कहते हैं ये निकालने के लिए कहा गया होगा, उसी दोनों साइड के बीच, है ना, में जो रिलेशन होगा उसी रिलेशन को आपको क्या करना है, लेना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा रिलेशन हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग ये P और B दिखाएंगे नहीं सवाल में, ये P और B दिखाएंगे नहीं। चलिए, तो 1060 का वैल्यू हम लोगों को पता है, 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3। उसके बाद AB हमको पता है क्या, AB का वैल्यू दिया ही नहीं गया, वो फाइंड आउट करना है। BC का वैल्यू दिया गया है, BC इज इक्वल टू 15 मीटर, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद 15 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 √3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, AB आपका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो देयरफॉर लिख देंगे द हाइट ऑफ टावर बराबर AB, और कितना निकला, 15 √3 मीटर ANS। समझ में आया, कोई दिक्कत है।